जय हिंद साथियों। तो मैं आज आप लोग को बता दूं कि आप लोग के लिए ये पार्ट 2 होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है अंतिम डोज के नाम से, और इस सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं किसी संख्या को और कैसे उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर संख्या यहाँ पे ले लिया जाए, सपोज यहाँ मैं लेता हूँ 12, और इस संख्या का निकालना हो अभाज्य गुणनखंड, तो आप क्या करते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था इस चीज़ को कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से भाग लेगी, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी ये अभाज्य संख्या है जो इसको विभाजित कर सकती है, तो उन्हीं को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अब इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको करना यह होगा कि इसे अभाज्य संख्याओं से भाग लगाकर देखना पड़ेगा हमें। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होता है, चूंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से ये भाग लगेगा। तो जैसे ही 2 से भाग लगाएंगे तो ये लगेगा आपका 6 बार में। फिर इसे जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो ये 3 बार में लगा। अब ये 3 भाग लगेगा नहीं, अगर 3 से लगाते हैं तो 1 बार में। चलिए, तो ये 2 और 3 जब भी भाग लगाएंगे हमेशा अभाज्य संख्या का ही चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6 आया तो 6 से भाग लगा देंगे, जी नहीं, 6 अभाज्य संख्या नहीं है हमारा, है ना। तो जब भी भाग लगाएंगे तो अभाज्य संख्या से ही भाग लगाएंगे। तो अगर इसकी गुणनखंड लिखने की बात होगी तो आप देख सकते हैं 2 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार आया। तो इसके सिर पे 2 लिखेंगे। इसको पावर बोलते हैं, घात बोल लीजिए हिंदी में, या एक्सपोनेंट बोल लीजिए, ठीक है। तो 2 का पावर यहाँ पे 2 हो गया, और 3 एक बार आया है तो इंटू में लिखेंगे 3 का पावर 1 या 3 की घात 1। तो इसे बोलेंगे, ये जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, ये हो गया हमारा 12 का अभाज्य गुणनखंड। और इसी प्रकार से अगर और भी कोई संख्या ली जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप ले लीजिए 42, अगर इसकी अभाज्य गुणनखंड निकालनी हो तो इसे भी आप इस तरीके से आप फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, भाग लगाकर एक एक नंबर से चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करना होता है हमें 2 से। तो आइए 2 से जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 21 बार में लग जाता है हमारा। फिर इसे जब आप 2 से लगाने जाएंगे तो 2 के पहाड़ा में तो ये आता नहीं है, 2 के टेबल में 21 होता नहीं है, तो 3 से इसे लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम 3 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये 7 बार में भाग हमारा लग जाएगा। फिर इसे 7 से भाग करेंगे तो 1 बार में लगेगा। तो जो यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड बना वो 2 की घात 1, तो 1 लिखे अथवा न लिखे, मतलब ये एक ही बार है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलिए 3, उसके बाद 7, तो 42 का जो अभाज्य गुणनखंड हमारा बना 2 गुने 3 गुने 7। तो ये सब इस तरीके से आप इसे अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का भी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई परेशानी होगा तो जरूर आप कमेंट करके बताएं। एक और आपको मैं दूसरी कोई नया संख्या ले लेता हूँ, सपोज 240 है। अगर इसकी अभाज्य गुणनखंड निकालनी हो तो 240 को आप तोड़ेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 0 यहाँ पे आ गया। फिर इसे 2 से भाग लगाएंगे, 2 छक 12, 0 यहाँ पे। फिर इसे जब आप 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 0 यहाँ से। फिर 2 से जब भाग लगाएंगे तो ये 15 बार में 15 दूनी 30 हो जाता है। फिर 3 से जब भाग लगाएंगे तो ये 5 बार में लगेगा। 5 से इसे भाग लगाएंगे तो 1 बार में लगा। देखिए हर बार जब भी मैंने लिया हमेशा अभाज्य संख्या को ही चुना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 4 से भाग लगा दे, 4 से लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो अभाज्य है नहीं। जब भी गुणनखंड करेंगे तो हमेशा अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पहला वीडियो आप जरूर देखें। मैं तो कहूँगा इस वीडियो से पहले आप पहला पार्ट इसका जरूर देखें ताकि इसको और अच्छे से आप समझ सकें। तो आइए इसे अब लिखते हैं। तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 बार आया तो इसे घात 4 दे देंगे। 3 एक बार आया तो इसका घात 1 हो जाएगा। आप लिखो 1 अथवा ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 एक बार आया तो इसे 1 बार, इसकी घात भी 1 देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो भी संख्याएं हमने यहाँ पे लिखी और इसका इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में अब आ गया होगा। अब हम अगली टॉपिक में चलते हैं, है ना। अब देखते हैं, आपको समझाते हैं एक नया इसी चैप्टर के अंदर। आइए तो हम आगे देखते हैं। इसमें आपको समझना है अब अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लसा और मसा कैसे निकालते हैं। अभी अभी आपने देखा अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। अब इसकी हेल्प से आपको लसा और मसा अर्थात एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं।
जिसमें 12, 18, 24 पहला प्रश्न है। और इसका लॉसन निकालने के लिए और मॉसन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन संख्याओं को इस तरीके से आप अरेंज कर लेते हैं 12, 18 और 24। फिर इन सब का आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, इसे आप इस तरीके से लिख करके इसे खंडित करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो 2 की घात 2 मिलेगा, 3 की घात 1, 18 के लिए भी 2 की घात 1 और 3 की घात 2, और 24 के लिए 2 की घात 3 और 3 की घात 1। तो इस तरीके से इनका हुआ, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। अब इनकी मदद से हम लसा और मौसा कैसे निकालते हैं, तो देखिए लसा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा ध्यान से पेशेंस रख के इस चीज को समझ लीजिए। करना क्या होगा कि इसमें पहले आपको देखना होगा कि कितने टाइप की संख्याएं हैं। तो संख्या है 2 और 3, दो तरह की संख्या है, सभी जगह पे 2, 3 आया है, तो 2 ही तरह की संख्या मेरे पास है। तो इसमें भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा घात 2 की कहाँ है और 3 की कहाँ है। तो जो भी सबसे ज्यादा वाला होगा उन सभी को ले लेंगे, ठीक है। तो 2 की घात अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 है, 3 बार आया है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। और 3 की घात अगर देखा जाए तो इन तीनों में सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। अब जब इन सबको गुना करते हैं, गुना में ही लिखते हैं, तो 2 की घात 3 मतलब 8। जब इसे 3 बार आप गुना करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अच्छा, 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार लिखकर गुना करते हैं, 3 गुने 3, तो 3 3 9। फिर इन दोनों को जब आप गुना कर देते हैं तो आएगा आपका 9 8 72 यानी 72। तो ये जो 72 जो आया ये आपका हो जाता है लौसक। अब मौसा की बात करते हैं, तो मौसा में होता क्या है कि सबसे कम घात लिया जाता है। लौसा में सबसे ज्यादा घात और मौसा में सबसे कम वाला घात। तो मौसा वाला में जब आप चेक करेंगे तो 2 की घात यहाँ पे 1 है और 2 की घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे कम की यहाँ पे है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 2 की घात 1। 3 की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो सबसे कम वाला लेना होता है। तो 1 1 दोनों जगह कहीं से भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 3 दूनी हो गया 6, ये होता है हमारा मौसा या HCF। अब जरा इसे हम बना के देखते हैं। यहाँ पे दिया है 30, 48 और 54। तो सबसे पहले आप इसे अभाज्य गुणनखंड के तौर पे तोड़ेंगे, ठीक है। 30 को जब आप तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे 2 से, तो 2 15 मतलब 15 दूनी 30। फिर इसे 3 से तोड़ेंगे, 3 पंचे 15, फिर 5 से इसे भाग लगाएंगे, एक बार में लग जाएगा। तो 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब जरा 48 को जब आप इसे जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से जब आप इसे भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 24, ठीक है। फिर 2 से आप इसे लगाते हैं तो 12 दूनी 24, फिर इसे 2 से लगाते हैं 2 6 12, फिर 2 से लगाते हैं 2 3 6, फिर इसे 3 से लगाते हैं तो एक बार में लगा। मतलब 2 कितने बार, 1 2 3 4, 2 की घात हो गई 4 और 3 1। अब 54 के लिए जरा देख लेते हैं हम लोग। 54 को जब आप इसे तोड़ते हैं 2 से, 27 दूनी होता है 54, ठीक है। 2 से भाग 27 बार में लग जाएगा। फिर 3 से जब आप इसे भाग लगाएंगे तो ये 3 नंबर 27, फिर 3 से जब भाग लगेगा तो 3 3 9, फिर 3 से भाग लगा 3 एकम 3। तो 3 की घात कितना, 3 की घात हो गया 3। सबसे पहले छोटा वाला संख्या लिखिएगा, तो 2 का घात हो गया 1 और 3 का घात हो गया 3। चलिए, तो हमने यहाँ पे पूरा गुणनखंड इसका कर लिया। अब हमें निकालना है इसका लसा और मौसा। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, तो जो मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया सेम वही तरीका यहाँ भी लगाने वाले हैं हम। देखिए, सबसे पहले लसा अगर निकालना है, मतलब एलसीएम अगर आपको ज्ञात करनी है, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पे देखना है 2 का, यहाँ 1 है 4 है 1 है, तो यहाँ सबसे बड़ा घात 4 है, 2 की घात 4। हाँ, 3 में 3 की घात यहाँ 1 1 और यहाँ 3, तो सबसे बड़ा वाला घात यहाँ है, तो इसी संख्या को यहाँ लिखना होगा। चलिए, हाँ, लसा की एक खासियत ये है कि अगर कुछ नया संख्या भी अगर आ जाए, भले किसी एक में ही आए, तो उसे भी हम शामिल करते हैं लसा निकालते समय, ठीक है। वो किसी में भी आ जाए तो उसे भी हम शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात वाली लिखनी होती है संख्या, और हर टाइप के संख्या को लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें हम 5 की घात 1 इसे भी शामिल करेंगे लसा निकालते समय। मौसा में ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन लसा में है। अब जब इसे आप गुना करते हैं तो 2 की घात 4 यानी कि ये हो गया 16। जब इसे 4 बार गुना करेंगे ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो देखिए 2 दूनी हो गया 4। फिर इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे, इस 4 को
देखिए यहाँ आया 4, अब इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, अब इस 8 को 2 से गुना किए तो ये हो गया 16, फाइनली 16। अच्छा इसे 3 बार गुना किए तो 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 3 9 9 3 27। अच्छा 5 पे पावर 1 यानी कि 5 ही होगा। अब जो छोटी संख्या जिसे आप जल्दी गुना कर सकते हैं उसे कर लीजिए, जैसे मुझे ये और ये आसान लग रहा है। तो 16 बचे ये हो गया 80 गुने 27। अब 80 को आप 27 से जब गुना करते हैं, 27 से 80 को जब आप गुना करते हैं तो 7 8 56 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21 और ये 0 यानी कि आपका हो गया 2160। ये हो गया लसन। अब मसा की जब बात करते हैं, मसा बोले तो HCF और लसन LCM। आइए अब यहाँ हमें निकालना है HCF मसा। तो मसा में आपने देखा अभी कि यहाँ हमने लिया था सबसे कम घात, तो यहाँ पे भी हमें सबसे कम घात लेना होता है और नई संख्या जो आती है उसे नहीं देखना होता है। यहाँ पे सब में जो आया है उसे ही शामिल करेंगे, किसी एक में आने वाली संख्या को हम उसे शामिल नहीं करते हैं। तो जो सब में आया है तो सब में 2 है, सब में 3 है, तो जो सब में आया है उसी में हमें चुनना होगा कि सबसे कम घात कहाँ है। तो 2 का सबसे कम घात 1 और 1 दोनों जगह इक्वली है, कहीं से भी आप ले लीजिए। 3 का घात सबसे कम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा है, तो इन दोनों में से कहीं से भी आप एक ले सकते हैं। जो नई संख्या आती है उसे छोड़ देना होता है मसा के लिए, लेकिन लसा में ऐसा नहीं है। तो जब आप इसे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, ये हो गया अपना लसा और ये हो जाता है आपका मसा। एक आंसर ये और एक आंसर। आइए हम आगे समझते हैं इसमें, है ना, दो संख्याओं से संबंधित लसा एवं मसा पर आधारित प्रश्न। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। दो संख्याओं संबंधित, इसका क्या मीनिंग होता है, मतलब ये है कि इसमें दो संख्याएं आपको दी जाएगी और उसी से संबंधित लसा और मसा भी पूछे जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लिया जाए कि 12 और 18 की बात करते हैं, तो अगर इनकी लसा और मसा अगर निकालनी हो, लसा और मसा निकालना हो तो सबसे पहले लसा और मसा निकालते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 और 18, 4 तिया होता है 12, 4 को 2 की घात 2 गुने 3 मतलब 4 तिया 12। 18 को अगर तोड़ना होगा तो 2 9 18, तो 2 9 यानी कि 9, तो 3 की घात हो गया 2, तो 9 दूनी 18। यहाँ से लसा अगर निकालना होगा तो लसा में हमने बताया कि जो सबसे ज़्यादा घात होगा उसे लिखेंगे, तो सबसे ज़्यादा घात 2 का यहाँ है तो इसे आप ले लेंगे। 3 का सबसे ज़्यादा घात यहाँ है, इसे ले लेंगे। तो ये हो गया कितना 4 और ये हो गया 9, तो 4 9 आई 36, तो लसा हमारा हो गया 36। अब मसा की बात करते हैं तो 2 का देखिए सबसे कम घात लेना होता है इसमें, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ से हो गया 3। चलिए तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया हमारा लसा और मसा। अब देखिए खास बात ये है कि अगर थोड़ा सा एक रिलेशन देखा जाए इन दोनों संख्याओं में और इनके लसा और मसा में, तो देखते हैं क्या होता है। दोनों संख्याओं को गुना किया जाए, अगर 12 को और 18 से गुना करें, ठीक है, और इनके लसा मसा को गुना करें, मतलब 36 को 6 से गुना किया जाए तो क्या होता है, जरा उसे जांच करते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। तो 12 18 को जब आप गुना करते हैं, 12 को 18 से जब आप गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, इसे छोड़ दिया जाता है, 2 एकम 2 1 एकम 1, तो ये हो गया 6 9 2 11 1 और 2, यहाँ पे मिलता है 216। चलिए 36 और 6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, 36 को 6 से, 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, यानी ये भी होता है हमारा 216। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 216 और इनके लसा मसा का भी गुणनफल 216। तो एक मेथड यहाँ निकल के सामने आता है, वो ये है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। ये एक मेथड हमें निकल के सामने इस प्रोसेस के जरिए समझ आया कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, और ये हमेशा सिर्फ दो संख्याओं में ही लागू होगा, दो से अधिक संख्याओं के साथ लागू नहीं हो सकता है।
तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। ये एक मतलब एक नियम के तरह ये काम करेगा, है ना। इस पे संबंधित और भी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अभी हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसे ध्यान में रखिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और लसा गुने मसा। अब इसी चीज को थोड़ा सा अगर हम मैथ के टर्म में लिख दें तो पहली संख्या मान लेते हैं एक ए है और दूसरी संख्या हमारा बी है, तो ए गुने बी मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसे आप लिख सकते हैं कि लसा ए बी मतलब ए और बी का लसा के साथ गुना करेंगे मसा ए बी मतलब ए और बी का मसा। मतलब पहली संख्या को ए दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं और ए बी का लसा और ए बी का मसा दोनों का गुणनफल यानी लसा और मसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब एक चीज और आप समझिए, अगर मान लिया जाए पहली संख्या मुझे निकालनी होगी तो यहाँ से आप लसा गुने मसा इसे आप इधर ही छोड़ दें लसा और मसा को, तो दूसरी संख्या जो हमारा बचा उसे आप इधर भेजेंगे डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो एक फार्मूला ये भी। अब यहाँ से आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर इसे हम फार्मूला मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला बना, तो एक पहली फार्मूला ये बना, यहाँ से एक डिराइव होता है निकल के सामने आता है। दूसरी अगर फार्मूला निकाले कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो लसा गुने मसा बटा पहली संख्या वो चला जाएगा नीचे। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि हमें लसा ही निकालना हुआ तो तीसरी फार्मूला हम लसा के लिए फाइंड करेंगे। अगर लसा ही निकालना हुआ तो दोनों संख्याओं को इधर गुना में छोड़ दीजिए, तो मसा हमें इधर भेजना होगा तो नीचे में आ जाएगा मसा। अच्छा, अगर मसा निकालना हुआ तो दोनों संख्याओं को गुना में इधर छोड़ेंगे, मसा हमें निकालना है तो लसा को भेजना होगा, तो ये चला जाएगा बट्टे में। मसा फाइंड करना है तो लसा चला जाएगा यानी कि लसा। तो इस तरीके से तो मेन हमारा यही फार्मूला है और इसी फार्मूले के सहायता से ये सारी फार्मूला बन पाता है। ठीक है, तो इसे बस ये फार्मूला भी अगर आप माइंड में रखते हैं तो ये सब आसान हो जाता है निकालना। तो उम्मीद है आपको ये। आइए अब हम आगे देखते हैं, जो अभी आप सीखे उस पर आधारित मैंने कुछ प्रश्न लिया है, उसे आप समझ लीजिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उनका मसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा। अभी आप देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल दिया। अभी अभी आपने देखा था कि जब दो संख्याएं दी जाती थी तो उनका गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता था। तो यहाँ दोनों संख्याओं को चूंकि हमें गुना ही करना था आगे, अगर दिया हुआ रहता अलग अलग दोनों संख्या तो गुना करना होता, लेकिन यहाँ ऑलरेडी गुना किया हुआ है। चूंकि बोल ही रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मसा दिया हुआ है 19 तो उनका लसा क्या होगा। तो लसा के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि लसा के लिए आपको क्या करना होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा, चूंकि लसा में निकालना है तो बटा में आ जाएगा मसा। अब दोनों संख्याओं को चूंकि अलग अलग दोनों संख्याएं दिया हुआ है नहीं, दोनों संख्याओं का ये गुणनफल दिया, तो दोनों के जगह यानी इन दोनों के गुणनफल चूंकि दिया हुआ है ये, तो दोनों के जगह पे आप क्या लिखोगे 2166 और मसा कितना दिया हुआ है 19, तो आप इसे नीचे में लिख देंगे मसा की जगह पे। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो हमारा लसा निकलेगा और इसे 19 से भाग लगाना होगा। देखिए बट्टा के नीचे कोई भी जो संख्या होती है ना उससे भाग लगाना होता है, तो जब आप 19 से भाग लगाते हैं 2166 में, तो 19 से कम 19, 11 में से 9 गया 2 और ये 1 जो कि कैंसिल हो गया, ऊपर से आया 6 तो ये 26 बना। फिर एक बार में ही जाएगा 19 से कम 19, 16 में से 9 गया 9 7 16 और ये 1 बचा तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर से आया 6, तो ये 19 का टेबल में 76 लाना है, तो 19 चौका 76। तो फाइनली ये आप काट सकते हैं इसे कितनी बार में 114 यानी कि 114 बार में। ये हमारा हो गया लसा। तो इस तरीके से अभी अभी जो आप मेथड सीखे थे दो संख्याओं का गुणनफल लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है, उसमें ये हमारा हेल्प करेगा इस तरीके से। आइए यहाँ पे जरा समझते हैं, दो संख्याओं में एक संख्या 18 है। देखिए एक संख्या यहाँ 18 दिया गया, लसा 36 है और मसा 12 है, तो पूछा ये जाता है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या, अब पहली संख्या यहाँ पे एक संख्या कहने का मतलब पहली संख्या मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या हमें यहाँ निकालनी है। दूसरी संख्या, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, लसा गुने
मौसा। देखिए हमेशा जोड़ा में दिमाग सेट करके रखिए, जोड़ा में कौन रहेगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, संख्या आपस में रहेंगे गुना में, और लसा और मसा आपस में गुना में रहेगा। तो किसी भी एक साइड का कोई एक अगर नहीं दिया है तो पक्का है कि वो जाके डिवाइड करेगा जो दूसरा जो जोड़ा गुना में है उसको। चलिए तो यहाँ पे डिवाइड कौन करेगा, दूसरी संख्या निकालनी है तो जो पहली संख्या है वही जाएगा, यानी पहली संख्या। आइए तो लसा और मसा यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, कभी कभी लसा और मसा का गुणनफल एक साथ दिया जा सकता है तो इनके जगह पे हम डायरेक्ट उसके गुणनफल को ही लिख देंगे, बट यहाँ अलग अलग दिया हुआ है लसा और मसा तो हमें लिखना होगा। चलिए लसा की जगह पे 36, मसा की जगह पे 12, पहली संख्या यहाँ पे दिया गया है 18 तो उसे यहाँ हम लिख लिया। अब देखिए या तो इसको आप गुना करके भाग कर लो वैसे भी आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से ही आप काट सकते हैं। आप 9 के टेबल से काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 के टेबल से 36 कितने बार में, 4 बार में। अच्छा 2 से इसे भी काट सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं, चलिए हम इसे ही काट लेते हैं 2 बार में। तो फाइनली 12 और 2 ऊपर में बचा तो इन दोनों को गुना करके 12 दूनी यहाँ लिखते हैं 24, और नीचे में कुछ नहीं तो एक बार में कटा, तो नीचे में अगर एक बचता है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक से जब इसे फिर से डिवाइड करेंगे तो 24 ही मिलेगा, तो आप एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा 24, ये हो गया हमारी दूसरी संख्या। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी अभी जो हमने मेथड सीखा उस तरह उससे संबंधित ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे जो अभी आपने सीखा। तो पहला प्रश्न ये है हमारा कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या हो सकता है। दोस्त अभी मैंने आपको ये चीजें नहीं बताई, लेकिन अभी ये जो चीजें हैं उसमें अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता चलेगा। तो देखिए अगर दो लगातार संख्या दिया जाए या पूछा जाए कि बताइए दो लगातार संख्या का मौसा क्या होगा, तो कोई भी दो लगातार संख्या जैसे 1 2, कोई दो लगातार संख्या इसका मौसा पूछा जा सकता है, 3 4 या 2 3, कुछ भी ऐसा लगातार संख्या देकर के इसका मौसा पूछा जा सकता है। तो कभी भी लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा मौसा कभी भी पूछा जाए तो इसका मौसा हमेशा एक ही होगा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, हमेशा मौसा इन सबका एक ही आएगा। अगर लगातार दो संख्या हो और दोनों सम हो, लगातार जैसे कि 2 और 4 की बात करें, 4 या 6, सम वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए, और लगातार का मतलब एक के बाद एक, ये देखिए 2 और 4, ये इसके बीच में और कोई सम संख्या नहीं आता है। तो अगर ये दोनों सम संख्या लगातार दिया जाए और इसका इन दोनों का अगर मौसा पूछा जाए तो इसका मौसा हमेशा 2 होगा। अगर दो लगातार विषम संख्या दिया जाए और उसका मौसा पूछा जाए, जैसे कि विषम संख्या, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 3 और 5, इसका मौसा पूछा जाए तो इसका मौसा हो जाएगा 1, है ना। अगर 5 और 7 इसका मौसा हो जाएगा 1। तो अब उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। सम में पूछा जाए 2, लगातार में पूछा जाए 1, विषम में पूछा जाए 1। तो अब देखिए दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो लगातार में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। आइए जरा अभाज्य संख्या को भी हम समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या में क्या होगा। अगर अभाज्य संख्या जैसे कि 3 और 5, इसका मौसा पूछा जाए 5 और 7, ठीक है, इन सब का मौसा पूछा जाए, दो अभाज्य संख्या, तो इसका भी मौसा हमेशा हमेशा एक ही आएगा, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इन सभी संख्याओं का मौसा एक आता है। तो यहाँ से देख लीजिए p तथा q दो अभाज्य संख्या है, यहाँ p और q कोई दो अभाज्य संख्या मान लिया जाए, है ना, यहाँ कोई स्पेशली बोला नहीं कि ये दो संख्याएं हैं। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा, तो यहाँ मौसा आपका होगा, चलिए 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ मौसा 1 आ रहा था, ठीक है। 5 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा, यहाँ से हमें निकालना है अनुपात। अब जरा समझते हैं यहाँ पे लौसा और मौसा का अनुपात कैसे आप निकालोगे। देखिए 5 15 और 20 हमें दिया गया, 5 15 और 20, इन सब का गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 5 को लिखेंगे 1 गुने 5, 15 को लिखेंगे 1 गुने 3 गुने 5, और 20 को लिखेंगे 1 गुने 2 का घात 2, 4 5 20 होता है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। अगर लौसा निकालना होगा, लौसा, तो लौसा आप निकालेंगे तो लौसा हमारा आ जाएगा जो सबसे ज्यादा घात वाला संख्या और टोटल टाइप का संख्या, सबसे ज्यादा घात 2 का यहाँ है, तो ये इस संख्या को लिखेंगे, और 3 में सबसे ज्यादा घात यहाँ है, और 5 में सभी जगह इक्वल है,
तो 1 5 ले लेंगे कहीं से भी, है ना, सबसे ज़्यादा, क्योंकि घात सबसे ज़्यादा जहाँ होगा तो सभी में तो बराबर बराबर घात है, इसे आप ले लेंगे। तो ये हो गया 4 4 तिया 12 12 पचे 60, ये हो गया लसा। अगर मौसा की बात की जाए तो मौसा में जो सबसे कम घात वाला हो लेकिन नई संख्या को इसमें शामिल नहीं किया, देखिए इसमें शामिल किया गया है नई संख्या, जैसे 3, इसमें 1 आया, 3 आया, 5 आया, 3 तरह का संख्या है। तो 1 आप चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 2 3 और 5 4 तरह का संख्या हो जाता है। तो 2 का सबसे ज़्यादा घात यहाँ था, 3 का यहाँ इसमें नई संख्या शामिल किया जाता है, 5 का सबसे ज़्यादा घात सभी जगह इक्वल था, तो यहाँ 1, सबको मल्टीप्लाई करके 60। चलिए मौसा की बात करें तो सबसे कम घात तो 1 सभी जगह पे है, अच्छा, और सबका बराबर घात है। 2 की बात करें तो 2 सभी जगह पे नहीं आया, इसमें नई संख्या को शामिल नहीं करते हैं। 3 भी तीनों में नहीं है, तो इसे भी हम शामिल नहीं करेंगे। 5 सब में है, तो सब में बराबर बराबर एक एक घात वाला है, तो कम एक ही हुआ, मतलब 5, तो मौसा इसका हो गया 5। अब बोला कि लसा और मौसा का अनुपात, देखिए लसा और मौसा का अनुपात, अनुपात आपसे बोला है कि अनुपात बताइए लसा, देखिए जो पहले बोलेगा ना उसे आप पहले लेंगे और बाद में ले लेंगे, अर्थात बटा में इसे लिखिएगा, ठीक है, बटा में मौसा, बाद में मौसा बोला तो बटा में मौसा। अब लसा हमारा आया कितना, लसा हो गया 60 और मौसा हमारा हो गया 5। इसको जब आप काटेंगे 5 एकम 5 और ये 12 पचे 60, यानी कि ऊपर वाले को आगे और ये बटा का साइन अनुपात बन जाएगा, और ये मतलब 12:1, ऑप्शन डी राइट, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुने ab का लसा निम्न में से कौन हो सकता है, मतलब किसके बराबर हो सकता है। तो अभी आपने सीखा था उस मेथड में, दो संख्याओं के लिए जो विशेष तरीके से मैंने बताया था कि दो संख्या है वो होगी तो उनका मौसा और उन्हीं दोनों संख्याओं का लसा का गुना, देखिए गुणनफल कितना के बराबर होता है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल, तो दोनों संख्या यहाँ पे a गुने b हो गया। अब आगे देखते हैं 5, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। देखिए दो अभाज्य संख्या, अभी यहाँ पे भी अभाज्य संख्या से था, यहाँ भी अभाज्य, तो दो अभाज्य संख्या है, उनका मौसा अगर पूछा जाए तो मौसा हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो सबसे पहले 156 को आपको क्या करना होगा, इसे अभाज्य गुणनखंड कर लेना होगा। तो 2 से जब आप लगाएंगे तो 2 से 14 और 1 बच गया, तो ये हो गया 16, 2 8 16। फिर से ये 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, 1 बचा, इसको दिया 18, 2 9 18। अब ये 3 से जब लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 13, फिर 13 से आप लगाएंगे तो ये एक बार में कट गया। अब जब इसे आप अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखेंगे 156 को, तो ये हो गया 2 का घात 2, 3 का घात 1 और 13 का घात 1। तो इसमें पूछा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, मतलब इसका घात पूछा जा रहा है, तो घात आ रहा है 2, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे आपको बता दें कि ये जो पार्ट 2 है ये हमारा यहीं पे एंड होता है, और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे कृपया आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।